देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप के हाथरस के नाम पर हिंसा भड़काने के लिए इंटरनेशनल साजिश तैयार की गई थी। शायद हां, जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत मिल रहे हैं। जांच में इस बात का खुलासा हो रहा है कि हाथरस के नाम पर दंगे के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विदेश से करीब 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी। 50 करोड़ मॉरिशस के रास्ते, 50 करोड़ खाड़ी देशों से। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हाथरस में हिंसा के लिए विदेश से आए पैसे, यूपी में 100 करोड़ की साजिश का पर्दाफाश। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो हाथरस को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस साजिश की बात कर रहे हैं उसके तार 7 समंदर पार से जुड़े हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूपी को दंगों की आग में झोंकने के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई थी। जांच एजेंसियों की माने तो हाथरस के नाम पर दंगा भड़काने के लिए 50 करोड़ रुपए मॉरिशस के रास्ते भेजे गए और 50 करोड़ मध्य पूर्व के देशों से भेजे गए। साजिश को अंजाम देने के लिए पीएफआई को फंडिंग का खुलासा ईडी की शुरुआती जांच में हुआ है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं कि वो पैसे किसने भेजे और कैसे भेजे। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है और ये सारी फंडिंग मॉरिशस और खाड़ी के देशों के अलावा भारत से भी हुई है। पूरी साजिश के केंद्र में पीएफआई है, जिससे जुड़े 4 संदिग्धों को मथुरा से पकड़ा गया है। चारों पर, मथुरा और हाथरस दोनों जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि साजिश को अंजाम देने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट के जरिए कौन कौन सी अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थी। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। जांच एजेंसियों को हाथरस में इंटरनेशनल साजिश के कई सबूत हाथ लगे हैं। यूपी में दंगे भड़काकर दुनिया में मोदी और योगी की छवि को खराब करने की साजिश का खुलासा हुआ है। जिस वेब प्लेटफॉर्म के जरिए दंगा भड़काने वाली वेबसाइट चल रही थी वो अमेरिकी है। उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स के दौरान हुआ था। ऐसे ही प्लेटफॉर्म का हांगकांग के प्रदर्शन के दौरान भी इस्तेमाल हुआ। प्रदर्शनकारी हर जानकारी पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ट्रैक करना आसान नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंसा की साजिश के लिए पीएफआई की तैयारियां कितनी बड़ी थी, लेकिन पीएफआई सारे आरोपों से इनकार कर रहा है। Popular Front of India strongly condemns the attempt of the Uttar Pradesh government to link Popular Front of India with the allegation that we are trying to incite communal and caste violence. So this is highly deplorable and it is an attempt by the Uttar Pradesh government to divert the attention. इस बीच हाथरस कांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान एसआईटी को कुछ चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। पता चला है कि पीड़िता के भाई का मोबाइल फोन उसकी पत्नी यानी पीड़िता की भाभी इस्तेमाल करती थी। इस नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर लगातार बातें हुई। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला। पीड़िता के भाई के मोबाइल से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 कॉल की गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। अब जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी कि आखिर आरोपी और पीड़िता के भाभी के बीच क्या बातें हुई। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजीव राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम रिजवी चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के जुड़ेंगे कुछ देर में। तस्लीम अहमद रहमानी नेशनल सेक्रेटरी एसडीपीआई के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब जमई चेयरमैन इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये आपकी एजेंसियों को घटना होने के कुछ दिन बाद सारी जानकारी मिलती है, क्या पहले से इन्हें जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए कि इस तरह के फंड्स को भेजने की कोशिशें हो रही हैं? आरोप तो यह है विपक्ष का कि आप मामले को भटकाने के लिए अब पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं और पीएफआई का कहना है कि यूपी के असल मुद्दों से भटकाने के लिए उनके नाम को घसीटा जा रहा है।
सुधांशु जी। अंजना जी, जो आपने बात कही वो बड़ी वाजिब है। हमने अगर ये कार्रवाइयां नहीं की है तो ये हजारों एनजीओ जो विदेश से सैकड़ों करोड़ रुपए की सहायता पाते थे, उनके जब हमने अकाउंट खंगाले हैं और कहा भाई हिसाब तो दो, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करो, तो उसमें से हजारों, आपको पता है पहली बार में 5,000 के मांगे गए थे, केवल 250 ने रिटर्न दिए, बाकी सबके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो कहते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम अपना डाटा नहीं बता रहे। 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने कहा था कि एनजीओ को विदेश से आया हुआ 10,000 करोड़ रुपया भारत में अनअकाउंटेड है। अच्छा सर, ये 100 करोड़ रुपए से क्या करने वाला था पीएफआई? ठीक है, एक सेकंड टोक के सर, आप ही से पूछ रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी इस पे कि कब आप बैन करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ उकसाते रहेंगे मामले को। मुझे ये बताइए 100 करोड़ की क्या प्लानिंग थी, क्या करने वाले थे ये लोग? हाँ, अब आपको बताते हैं। देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत उसको रिवर्स खंगाला जाता है। 9/11 हुआ था तो उसके बाद कुछ दिन के अंदर ही पकड़ लिया था ना अमेरिका ने कि खालिद शेख हो या मोहम्मद अट्टा हो, क्या कनेक्शन था। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण बात जानते क्या है अंजना जी, ये मॉरिशस क्यों चुना गया? मॉरिशस में एक व्यवस्था है पीएन रूट, प्रोमिसरी नोट, यानी वहां पर पैसा जिस जगह जाता है वो आया कहां से था या पूछने का अधिकार मॉरिशस की सरकार को भी नहीं है। तो किसी भी जगह पीछे एक रहस्य बना रहता है कि ये पैसा आया कहां से। इसीलिए यहां महत्वपूर्ण है कि मॉरिशस को क्यों चुना गया, जहां से पीएन, जैसे किसी को स्टेट बैंक में पैसा रखना वो समस्या नहीं है, पर अगर स्विस बैंक में कोई पैसा रख रहा, इसका मतलब पैसा रखने वाले का नाम छुपाना चाह रहा है, क्योंकि वहां की सरकार के नियम के अनुसार नहीं रखता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सुधांशु जी। मैं जो पूछ रही हूँ उसको समझिए। जो लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे थे वो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, भीम सेना के, भीम आर्मी जो भी वो कहते हैं, वो उसके लोग थे। पीएफआई, एसडीपीआई, ऐसा कौन सा, कहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ? 100 करोड़ रुपए का ये लोग क्या करने वाले थे, ये समझ नहीं आ रहा है सर। अंजना जी, जो आपको वेबसाइट दिखी उसकी विषय वस्तु भाषा वो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप है। ये क्या करने वाले थे? अगर हमारी सरकार सजग नहीं होती और समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो क्या क्या नहीं कर दिया होता, ये तो बाद में पता चलता। और पीएफआई पे हमने कुछ नहीं कहा है। वायनाड, जहां से श्री राहुल गांधी सांसद हैं, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने पीएफआई पे प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये बता दें जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपनी राज्य सरकार से वो सहमत है या नहीं। कांग्रेस अखिलेश प्रताप सिंह बता दें हाँ या ना। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजना जी चलिए, कुछ भ्रम फैलाने के लिए आदरणीय मोदी जी की आवाज आपने सुनाई। हम आप सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान जब दुराचार हुआ था उस वक्त मोदी और योगी जी, स्मृति ईरानी जी, उमा भारती जी और ये हेमा मालिनी जी, इन सब की आवाजें सुनने को तरस गए, लेकिन एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला। और उन्होंने एक दिन आके बताया कि बड़ी भारी साजिश थी, 100 करोड़ रुपए ये भी बता रहे हैं। वो 100 करोड़ रुपए जब्त किए होंगे ना, 100 करोड़ रुपए जब्त कर लिए होंगे ना बीजेपी वाले, सत्ता में ईडी वाले और जितने लोग हैं, तभी तो आप बताएंगे कि 100 करोड़ हुआ। इसी तरह की भाषा शाहीन बाग में जब तक दिल्ली का चुनाव चलता रहा पूरे देश के बीजेपी के नेता बोलते रहे, और उसमें भी ईडी और एनआई बताती रही, और 120 करोड़ रुपया भी गया था। 120 करोड़ रुपया ईडी ने बताया। ईडी का मतलब आप जानते हैं कि बीजेपी का एक सेल, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक सेल है बीजेपी का, उसने भी बताया था। और जो शाहीन बाग का जो मेन ऑर्गेनाइजर था, शाहीन बाग पर तो सर अदालत ने कह दिया, तो क्या अदालतें भी आपको सेल लग रही है बीजेपी की? मैं क्या कहा? अदालत ने कहा सिर्फ धरना प्रदर्शन सड़क पर नहीं हो सकता, यही कहा। हाँ। शाहीन बाग पे जिस तरह से बातें आज ये बीजेपी कर रही है कि पीएफआई फंडिंग थी, इंटरनेशनल लिंक था, फलाना था, धमाका था, उसके ऑर्गेनाइजर को बीजेपी ज्वाइन करा लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुधांशु जी क्या कहलाता है? जिसके खिलाफ बीजेपी इतना बोलती रही, मुखर रही, देश के खिलाफ षड्यंत्र बताती रही, ईडी एनआईए बताती रही, 120 करोड़ रुपए आ गए, 20 करोड़ दुबई, 20 लाख दुबई से आ गए, एक भी पैसा जब्त नहीं हुआ, कागज में हवा में आ गए। बीजेपी को टारगेट कीजिए, पीएफआई के खिलाफ भी तो बोलिए सर। अरे पीएफआई के खिलाफ तो हम वायनाड से सांसद है ना राहुल जी, एकदम बैन लगा रखा है केरल की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने। हम कह रहे हैं आप जो भी गलत कर रहे हो कार्रवाई करो, लेकिन जिस पीएफआई का आप जिक्र करते थे दिल्ली के शाहीन बाग में, उसके ऑर्गेनाइजर को बीजेपी ज्वाइन करा रही है, बीजेपी में चले गए। जब तक चुनाव चलता रहा तब तक वो विलेन था, राष्ट्रद्रोही था, और तब तक पता नहीं क्या क्या था। और वो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई?
आप कभी मैं रिश्ता बता पीएफआई रहा के लोगों के हूं। खिलाफ अंजना बोलते जी, थे और पीएफआई के जिन लोगों के खिलाफ आप बोलते थे वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अब सुधांशु इससे जी। बड़ा उदाहरण क्या अब मैं चाहिए? बिल्कुल ये सब संक्षेप में मिली बोलने दे भगत रहा है। हूं। अखिलेश जी अब आप रिपीट कर रहे हैं, अब अपनी बात मुझे करने दीजिए। देखिए, शाहीन बाग पे आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि कोई भी वहां स्थायी रूप से किसी जगह कब्जा करके धरना नहीं कर सकता। तो आपके नेता मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था यहां धरना करना उनका संवैधानिक अधिकार है, वो माफी मांगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज उनको गलत सिद्ध कर दिया। दूसरा पॉइंट, रिश्ता क्या कहलाता है आपको पता है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने एसडीपीआई के साथ गठबंधन किया था, जो पीएफआई का राजनीतिक वो मांगना जाता है, और एसडीपीआई के खिलाफ लोगों के मुकदमे सिद्धारमैया ने वापस किए थे। रिश्ता ये कहलाता है। इसलिए आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है पीएफआई के खिलाफ, जो कि कर्नाटक में गठजोड़ है, उनके गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए सिद्धारमैया की सरकार वापस ले चुकी है। और देखिए आप यहाँ पर कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, कितनी बचकानी बात कर रहे हैं। ये 50 करोड़ रुपया क्या सूटकेस में भर के आता है? जो पकड़ लिया होगा, ये 50 करोड़ रुपया बैंक के रूट से आता है और वो रूट की ट्रैकिंग की जाती है कि अच्छा ये इंडियन अकाउंट में गया है। अब बताइए राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये 50 करोड़ आया तो बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली राहुल गांधी का प्रभाव आ गया। जनाब एक सेकंड, अंजना जी एक सेकंड। हाँ अखिलेश जी जल्दी से। अकाउंट के थ्रू ही आया, अकाउंट ये बता रहे पता लग गया। जब ऐसी चीजें पता लगती है अकाउंट सीज होता है। क्या आपने अकाउंट सीज किए? वो रुपया आपने पाए? ये इसी तरह की देखिए अंजना जी, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली में दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था सर अखिलेश जी? दंगे के लोग तो दिख रहे थे टीवी पे, दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? एकदम दंगा हुआ था। तो फिर अगर ऐसी नौबत आ जाए, आप चाहते हैं कि देश जले, अगर इसके लिए कदम उठाया जाए वक्त रहते, तो क्या दिक्कत है सर? अंजना जी एकदम कदम उठाइए, सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन तथ्यों के साथ। आप जो कर रहे हैं उसका प्रूफ के साथ। दिल्ली में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जिसको आप कोसते थे उसको आप बीजेपी शामिल कराएं और सारी बातें खत्म हो गई। कुछ चाहिए? वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ हमने दोनों ही मॉरिशस रूट और जो भी बैंक में था वो सीज किया है, वो कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या आके अखिलेश प्रताप सिंह जी को पेपर दिखाएं, नोट गिनवाएं, क्या करें? अंजना जी मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो ऑर्गेनाइजर था वो बीजेपी में क्यों ज्वाइन कराया, वही तो मैं पूछ रहा हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या नाम है ऑर्गेनाइजर का? ये कौन ऑर्गेनाइजर का? शहजाद अली। शहजाद अली को ज्वाइन कराया आपने बीजेपी में? सुधांशु जी, अंजना जी वो कौन है? शोएब जमाई बैठे हैं। शोएब जमाई कौन है वो शहजाद अली? अरे अब मुझे जवाब दे दीजिए। अगस्त महीने में ज्वाइन कराया, कौन है वो? अरे भाई आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अरे हाँ बिल्कुल जवाब देता हूँ भाई। अखिलेश जी आप बोल चुके हैं, आप जवाब जी भाई। अंजना जी जवाब दीजिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बात करने के लिए भेजा था शाहीन बाग में, तो शाहीन बाग वालों ने एलानिया कहा था ना हमारा कोई संयोजक है ना हमारा कोई आयोजक है, इसलिए कोई बात नहीं करेगा, सब भीड़ में बात होगी। शोएब जमाई बैठे थे, ये आते थे, उसके प्रतिनिधि बन के फिर कहने लगे मैं आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। तो आज ये अखिलेश जी को कहां से आयोजक और कहां से संयोजक नजर आया? किसने कहा वो आयोजक है? शाहीन बाग वाले तो कहते थे हमारा कोई है ही नहीं, हम तो जनता का आंदोलन है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने भेजी 3 लोगों की टीम, तो उन्होंने कहा कोई एक क्या 10 आदमी भी नहीं है, हजारों से बात करनी पड़ेगी, और आज इनको आयोजक नजर आ गया। गजब का तर्क देते हैं आप तो। मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी अगस्त महीने में ज्वाइन कराया था इन्होंने, और आज देखिए शाहीन बाग के पैरोकारी कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। ये है बीजेपी का मुखौटा। अरे भैया मैं पैरोकारी ये असली, प्लीज चुप रहिए, यही है बीजेपी का मुखौटा। अपने जब तक चुनाव दिल्ली का होता रहा, शाहीन बाग अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, शाहीन बाग में फॉरेन फंडिंग थी, शाहीन बाग में दंगे कराने की साजिश थी, और साजिश करता टीवी पर दिखे आपके नेता लोग दे, और जैसे काम हो गया वैसे बीजेपी ज्वाइन करा लिया गया, बीजेपी ज्वाइन करा लिया गया। ये है रिश्ता इनका। एक ही लाइन बोलूंगा, हाँ, ये शाहीन बाग को लेकर इनका दर्द समझा जा सकता है, इनके नेताओं ने हमारा दर्द नहीं, आपका प्यार की मगर बात कर रहा शाहीन बाग हूं मैं, आपके शाहीन बाग के रिश्ते की बात कर रहा हूं, दर्द नहीं। आपका क्या रिश्ता शाहीन बाग के आंदोलनकारियों से, वो मैंने बताया आपको। सुनिए ना, और आपका प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन कराया है। देखिए एक बार सुधांशु जी बोलने आ रही हूँ, राजीव राय जी इसके बाद जल्दी से एक लाइन अंजना जी। देखिए शाहीन बाग से अखिलेश जी का दर्द का रिश्ता है,
क्योंकि इनके दर्जन भर नेताओं ने जाकर छाती ठोकी और जमानत जब्त हो गई वहां। 73,000 से जीत के आया आम आदमी पार्टी कैंडिडेट। आप रहमानी जी की दुखती रग पे क्यों हाथ रख रहे हैं बार-बार? दर्द का रिश्ता है, वो रिश्ता आप हारने जीतने आपने के सीपीआई वाले नहीं। तस्लीम अहमद रहमानी जी की कमजोर नब्ज पे क्यों उंगली रख रहे हैं? सुधांशु जी हार जीत की बात नहीं हो रही है। अभी तो वो एंट्री भी नहीं मार पाए डिबेट में। एक सेकंड अंजना जी, सुधांशु 10 सेकंड सुधांशु जी हार जीत की बात नहीं हो रही है, आपके चेहरे की बात हो रही है। 10 चेहरे आपके हैं, जिसको आप कल तक आतंकवादी बताते थे, काम आप ही फिर आपके पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। यही आपका चरित्र है, पहले आप क्रिएट करते हैं फिर आप ही के लोग होते हैं। वो सब शोएब जमई, क्या मोदी सरकार और योगी सरकार का विरोध करने की आड़ में दंगे अलग अलग जगहों पर रचे जा रहे हैं? सवाल सीधा, इससे भागिएगा मत। बीजेपी भटका रही है नहीं भटका रही है वो अलग मुद्दा है, उनको पॉलिटिकली सूट करता है नहीं करता है अलग मुद्दा है, लेकिन अगर इस तरह की फंडिंग हो रही है और उसको डिफेंड करने आप जैसे लोग आते हैं तो सवालों के घेरे में आप भी हैं। शोएब जमई, मोडस ऑपरेंडी बन गई है। जब भी इस देश में जनता का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ना शुरू होता है या विपक्ष को कोई माइलेज मिलता है किसी मुद्दे पर, तो सरकार उसको दबाने के लिए दिखाती है कि देखो मैं तुम्हें देशद्रोही साबित कर दूंगा, जैसे किसी मुसलमान को पकड़ करके हमने यहाँ पे मुर्गा बना दिया। उसी तरीके से उन्होंने किसानों पर भी करने की कोशिश की। जब कंगना जी ने, उनकी पोस्टर गर्ल ने कहा कि ये किसान आतंकवादी है, उसी तरीके से जब शाहीन बाग में हम खड़ा हुए सरकार के खिलाफ तो हमें भी देश विरोधी बता दिया। हालांकि शाहीन बाग के बारे में अभी अखिलेश जी कह रहे थे, पोस्टर गर्ल क्या होता है शोएब जमई? पोस्टर गर्ल क्या होता है? क्या होता है? आप यहाँ बैठ के रोज कांग्रेस के बारे में सुबह से शाम तक वाह 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 करते रहते, तो आपको हम पोस्टर बॉय तो नहीं कहते हैं कांग्रेस के? आपको हम बताते हैं ना कि आप मुस्लिम काउंसिल से हैं, जो भी आपका परिचय है वो बताते हैं। किसी भी महिला के बारे में इस तरह की शब्द बोलने की क्या जरूरत है आपको जी? और क्या दिल्ली के दंगों में, नहीं देखिए, दिल्ली के दंगों में बैटिंग कर रहे थे, कई लोग आरोपी नहीं हुए हैं, चार्जशीट नहीं हुए हैं क्या? उससे आप कैसे पर्दा डाल दीजिएगा? क्या वो सच देश के सामने नहीं आया? कितने लोगों की जान गई दिल्ली के दंगों में? शोएब जमई जवाब दीजिए। मैं एक बात, 1.5 दर्जन लोग बीजेपी मैं उसमें 1.5 दर्जन लोग बीजेपी। अरे तो हमें 2 पॉइंट तो रखने दीजिए ना। अखिलेश जी अब शोएब जमई को मत रखने दीजिए, शोएब जमई को बोलने दीजिए। अरे अखिलेश जी सुन लीजिए एक मिनट, देखिए आप लोग एक ही टीम में बैटिंग कर रहे हैं। शोएब जमई, पहली बात तो ये है कि पीएफआई जो संगठन है वो बैंड संगठन नहीं है। 2012 से उसको टैक्स में रिबेट मिला हुआ और केंद्र सरकार भी इस बात को जानती है। अगर ये इतना ही देश विरोधी संगठन है तो 6 साल से क्या कर रहे थे? पॉइंट नंबर 2, अभी शाहीन बाग के बारे में बात हो रही थी। देखिए मैं जानता हूं कि शुरुआत में मैं आधिकारिक तौर पर बात नहीं रख रहा था, लेकिन बाद में जाके शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति बनी और मुझे उसका सह संयोजक एवं प्रवक्ता नियुक्त किया गया। जिस शहजाद अली की बात हो रही है वो बेशक किसी आधिकारिक पोजीशन पे नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी थे। अगर शाहीन बाग इतना देश विरोधी आंदोलन था तो हमारे प्रदर्शनकारी को बीजेपी ने इतना आवभगत क्यों किया, क्यों फूल मालाओं से स्वागत किया? और एनपीआर पे जो हमारा यहां से मांग थी उसको बीजेपी ने पूरा कर दिया। एनपीआर अब 2010 के फॉर्मेट पर होगा। तो मैं वही कह रहा था, ये मोडस ऑपरेंडी है लोगों को डराने के लिए कि सरकार के खिलाफ मत खड़ा होना, वरना मैं तुमको देशद्रोही साबित कर दूंगा। जो लड़के, जो स्टूडेंट मोदी जी को डिसलाइक कर रहे थे यूट्यूब पे, उसको पाकिस्तानी और चाइनीज बता दिया। यहां आप किसानों का आतंकवादी बता दिए, कांग्रेस और सपा वालों को देश विरोधी बता दिए, ताकि लोग डर जाए और मोदी जी और योगी जी के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ये मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। 130 करोड़ की जनता इस देश में जब जब सरकार खिलाफ करेगी हम सड़कों पर उतरेंगे। रोक सको तो रोक लेना। जवाब दीजिए जल्दी से। सुधांशु जी फिर मैं आ रही हूँ। राजीव राय जी। हाँ देखिए, बिल्कुल पहले तो देखिए इस टीम के दोनों सदस्यों ने एक दूसरे का काम लगा दिया। शोएब जमाई ने साफ साफ कह दिया कि वहां ना कोई संयोजक था पहले, ना कुछ, वो बाद में एक संयोजन समिति बनी और जिस व्यक्ति का नाम अखिलेश जी ने लिया उसका वो कहीं कोई पदाधिकारी नहीं था। हाँ, बाद में लोग आए थे। शाहीन बाग का एक नहीं 100 से अधिक लोग भाजपा कार्यालय आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें जो भटकाने और भड़काने का प्रयास किया गया, अब हमारा मन एकदम साफ हो गया, हमें चीजें समझ में आ गई हैं, इसलिए हम भाजपा के समर्थन में हैं। कहां की बात थी? अब तो अखिलेश जी जवाब दे जो शोएब जमाई ने कहा है। अखिलेश जी, और अखिलेश जी जिस शहजाद अली की आप बात कर रहे हैं उसने तो फिर इंटरव्यू देकर शोएब जमाई, शहजाद अली क्योंकि आप भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, आप खुद ही बता रहे हैं आप संयोजक थे,
शहजाद अली ने तो बाद में बताया कि उस पूरे आंदोलन की सच्चाई क्या थी। वो शुरुआत हुई थी कि गलत नीतियों पर प्रोटेस्ट हो, उसके बाद शहजाद अली ने बताया कि कैसे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उस मंच का इस्तेमाल कर रही थी। अरे भाई वो सच्चाई क्या थी? हजारों प्रदर्शनकारी थे। फिर जवाब दे रहा हूँ। हजार मतलब सवाल शोएब जमई से पूछिए, वहाँ पे आते थे, उत्सुक हो जाते हैं हजारों प्रदर्शनकारी अपने वहाँ पर अखिलेश आते थे। प्रताप सिंह जी। अरे अखिलेश जी धीरज रखिए, राहुल गांधी पर सवाल हो तो जवाब दीजिएगा ना। आते थे। आप शोएब जमई को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? रुकिए थोड़ा, धीरज रखिए ना, धीरज रखिए अखिलेश जी। उन हजारों प्रदर्शनकारियों में अगर एक दो नहीं आए हैं अभी कि आपको शोएब जमई को डिफेंड करना पड़े। आप कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए, शोएब जमई को जवाब देने दीजिए। शोएब जमई, अरे उन हजारों त्रिवेदी ने उन हजारों प्रदर्शन बोलिए तब मैं बोल रहा हूँ। उन हजारों प्रदर्शनकारियों में मुझे शौक नहीं है। शोएब जमई, उन हजारों प्रदर्शनकारियों में अगर एक दो लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आंदोलन की सच्चाई बताइए ना। जरूर उठता है जहां जहां पर लगता है कि हवा सरकार के प्रदर्शनकारी खिलाफ था। बन रही है, वहां पर आग सुलगाने की कोशिश होती है क्या? सवाल सीधा सुनाई दे रहा है तो इसका जवाब दीजिए। किसी भी पार्टी में कल को कोई कांग्रेस ज्वाइन कर ले, बीजेपी कर ले, वो अलग बात है। आंदोलन की सच्चाई टाइम मैगजीन ने बता दी जब उन्होंने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में हमारी शाहीन बाग की सिंबल दादी को शामिल किया। आप भी आई थी अंजना जी यहाँ शाहीन बाग में, जब आपको फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। आपने देखा नहीं औरतें कैसे सरकार के खिलाफ खड़ी थी? आपने खुद यहाँ से बताया था आज तक पे, और वहाँ मैं भी मौजूद था कि जब आपने कहा कि औरतें किस तरीके से घरों को छोड़ करके सरकार और कानून के विरोध खड़ा कर रही है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? मिर्च लगाना कोई आपसे सीखे, ये औरतों की आवाज, नमक मिर्च लगाना कोई आपसे सीखे। महिलाओं ना फूल ना माला, आवाज को दबा दिया जाए, फूल ना माला, आपने जोड़ दिया अपनी तरफ से जो जोड़ना था। देखिए कैसे आप सियासी करवट किसी भी मामले को दे देते हैं, वो इसी से पता चलता है। कौन सा फूल माला? महिलाओं की सशक्तिकरण का सिंबल नहीं था? मुझे बताइए, कौन सा फूल माला बताइए? झूठ बोल दिया आपने, मेरे सामने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया। कौन सा फूल माला? देखिए मैं तो जानता हूँ कि शाहीन बाग में आपका स्वागत किया गया, झूठ बोलते हैं, शाहीन बाग में आपका स्वागत किया गया, तमाम महिलाओं ने आपके लिए चीयर किया था, चीयर किया गया था। नहीं था, हमने सवाल पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब दिया। ये जो आप लोगों में एक उत्सुकता रहती है ना कि हर रिपोर्टर को अपनी तरफ उनकी तरफ बताने की, महिला सशक्तिकरण का सिंबल नहीं था? उससे बाज आइए, झूठ मत बोलिए टीवी पे बैठ के। कोई फूल माला नहीं हुआ था। शाहीन बाग महिला सशक्तिकरण का सिंबल नहीं था? जातीय दंगा क्या सवाल? अरे छोड़िए सर, हमें भी पता है, हमें भी पता है कि वहां पर 4 लाइन के आगे जाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। मुझे भी पता है, मैं गवाह हूं इस बात की। 4 लाइन से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था मुझे, कितनी मुश्किल हो रही थी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आगे वालों से बात कीजिए, इनको सब पता है, इनसे बात कीजिए। ये क्रिश्चियन वाले यहाँ बैठे, इनसे बात कीजिए। सच हमने दिखाया, किसी की बेइज्जती नहीं, किसी का सम्मान नहीं। सवाल और सवाल का जवाब, सच और तथ्य, इसी पर हम चलते हैं। अब आप उन दादियों के आप इसे कराते रहे, पहले फूल माला कहिए, फिर बेइज्जती कहिए। आपके झूठ की सफाई देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। राजीव राय जी वापस आते हैं हाथरस पर। रुक जाइए आप, रुक जाइए आप। उन दादियों की दुआएं, कब तक एक शाहीन बाग को आप भुनाते रहिएगा शोएब जमई? कब तक एक शाहीन बाग को भुनाते रहिएगा? राजीव राय जी, सरकार का यह आरोप है, सरकार का यह आरोप है। अरे ये महिला कार्ड कहीं और खेलिएगा जाके। शोएब जमई की आवाज नीचे कीजिए। ये महिला कार्ड कहीं और खेलिएगा, सच और तथ्य पे बात करते हैं हम। ये महिला कार्ड कहीं और खेलिएगा, सच और तथ्य पे बात करते हैं हम। हमें भी पता है 4 लाइन 5 लाइन से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। राजीव राय जी बताइए, सवाल आज ये है कि योगी सरकार कह रही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और सबकी शय पर जातीय दंगे कराने की कोशिश हो रही थी। क्या है इसका सच समाजवादी पार्टी की नजर? राजीव राय जी। अंजना जी, सरकार की हर अक्षमता और असफलता पर अगर विपक्ष की साजिश कहा जाए और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो मैं एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश की जनता के खिलाफ साजिश था। आदरणीय सांसद जी ने भी कहा
कि शाहीन बाग के बाद 50-100 से ज़्यादा लोग आए और बोले कि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है, हमसे गलती हो गई है। कर ये उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी और बलात्कारी आकर इनके कार्यालय में कहेंगे कि हमसे साजिश करवाकर, हमसे घुमाकर हमसे बलात्कार और अपराध करवा लिया गया, हमारा हृदय परिवर्तन है। तो जैसे आज तक अपराधी इनके यहाँ आते हैं, गंगोत्री में पवित्र हो जाते हैं, ये सब पवित्र हो जाते हैं। शाहीन बाग का मामला है, 100 लोग मैं नाम गिना दूंगा, कुछ तो महत्वपूर्ण नाम है, नाम गिना दूंगा लोग हैं। शाहीन बाग पर विषय आज बहस नहीं हो रही है, बहस हाथरस पर हो रही है। क्या पीएफआई, पहली बात, अगर पीएफआई की फंडिंग आई तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सबसे पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? दूसरी बात, आप आकर कोई ना कोई एक शिगुफा छोड़ दें। अगर आपने उन अकाउंट्स को, उन रूट को पहचान लिया तो आज तक पर पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन रूट्स के थ्रू पैसा आ गया है? आप हिट एंड रन नहीं कर सकते, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप सुबोध कांत सिंह की हत्या हुई थी तो आपने बोला साजिश है, कानपुर की घटना हुई आपने बोला साजिश है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ आपने बोला साजिश है। तो ऐसे नालायक निकम्मी सरकार की जरूरत ही नहीं कि कोई भी पैसा भेजकर साजिश करता रहेगा। ऐसी सरकार की क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में? आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार की बनती है, पीएफआई इन्वॉल्व है तो आपको पूरे देश में बैन करने से किसने रोका है? किसने रोका है? टैक्स में रिपोर्ट देते हैं, आपको किसने रोका है? आप तो सरकार का पक्ष लेते हैं, बोलिए ना सीधे, बोलिए कि पीएफआई को बैन कीजिए। कब तक हर जगह पर पीएफआई का रोना रोएगा देश? अंजना मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं है, वो मैं कहूंगा अब बीच में ना बोले कोई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं चाहता हूँ कि आप हैं क्या खामखा हैं? आपकी कौन से अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी है? आप खामखा हैं? आरएसएस का इसमें क्या लेना देना है? खामखा बात तो मालूम नहीं, कौवे कहाँ से आ गए? खामखा बोलते हैं, खामखा है। आपका क्या स्टेक है? ना आपकी अकाउंटेबिलिटी ना रिस्पांसिबिलिटी, आपकी बात का क्या वजन है? अखिलेश जी अच्छा जवाब सुनिए। हाँ अखिलेश जी बोलिए। इनका क्या सुनना है? इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी? इनका जवाब सुने। ये देखिए लगातार राजीव राय, पहले शोएब जमुई से पूछ लें, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलात्कारी और अपराधियों की तुलना कर दी, बराबर कर दिया कि वो भी आ जाएंगे तो ले लेंगे। तो वो मानते हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी वही थे, अपराधी थे, ये तो मान लिया आज राजीव राय। ये बात तो बड़ी साफ हो गई। शोएब जमुई जवाब दें इसका। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात पीएफआई पर बैन की बात है। सुन लीजिए ना, राजीव राय आपके बीच में नहीं बोला तो बाद में बोल रहा हूँ ना, मैं आपका मोटा बाद में बोल रहा हूँ ना। बड़ी साफ सी बात है, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए, सरकार क्यों नहीं लगा रही? इसका जवाब सरकार दे। मेरी बात को अपने चार्ज में मत जैसे सरकार से अपनी बात कहिए, मेरी बात को अगर झूठ साबित करेंगे तो मैं बोलूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, रूप से मांग करें कि हम मांग करते हैं। जैसे कहते हैं जीएसटी वापस लो, जैसे कहते हैं किसान बिल वापस लो, आज ये सार्वजनिक रूप से मांग करें कि पीएफआई पर बैन लगाओ। उसके बाद मालूम चलेगा ना कि इस कर्नाटक में सिद्धरामैया ने पीएफआई के आरोपियों को क्यों छोड़ा था जेल से? आप क्या कर रहे हैं? किसने किया था समझौता? और जहां तक पैसे की बात है, बड़ी साफ सी बात है, बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, समझे? आप बीच में नहीं बोलेंगे। अरे अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका भूतपूर्व अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल के गाली बोल के माफी मांगता है। कल उसने 8,000 करोड़ का घोटाला किया, 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कहा कि मोदी जी ने लिया है, यूपीए ने लिया था। आप माफी मांगेंगे? माफी मांगेगा ये आदमी? क्यों करते रहते हैं बीच में? मैं इनके बीच में बोला था क्या? आरएसएस अकाउंट, मैं इनके बीच में बोला था क्या? 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ के प्लेन को, 8,000 करोड़ के प्लेन का, विमान का ऑर्डर किसने दिया था? वो किसने दिया था? जिसमें राहुल गांधी ने कल राहुल गांधी नहीं बैन करेंगे ना पीएफआई को, तो सरकार को ही बैन करना होगा। अपनिजेश अवस्थी जी, पहले अपने अपनिजेश अवस्थी जी, पीएफआई को राहुल गांधी नहीं बैन करेंगे ना, बैन तो करना पड़ेगा सरकार को। मैं कह रहा हूँ मांग कीजिए ना, मांग तो करेंगे। अंजना जी, जैसे किसान अच्छा, आप इनके मांग की बदौलत बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी मांग करें तो सरकार बैन करेगी। साथ कौन है? आरएसएस बतावे कि कहां से पैसे आते हैं आरएसएस को। आरएसएस अपना अकाउंट नंबर बतावे, आरएसएस अपना खर्चा बतावे, आरएसएस अपना इनकम टैक्स रिटर्न बतावे। एसडीपीआई वाले तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, क्या देश में कहीं भी ऐसी घटना होती है जहां पर आपको लगता है
सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध हो रहा है, वहां पर देश को जलाने, दंगा भड़काने की आप लोग नौबत पर उतर आए हैं। एसडीपीआई भी आरोपी माना गया है इस पूरे मामले में यूपी सरकार के तहत। रहमानी साहब, ये इस तरह की बातें आप करते हैं, क्या प्रूफ है? अंजना जी, यूपी सरकार का दावा है, बोला है, हर जगह मत कूदिए। रहमानी साहब के लिए भी आप डिफेंड कीजिएगा। रहमानी साहब बोलिए। आधे घंटे बाद मौका दिया है। टेलीविजन की डिबेट्स तो हम लोग देख ही लेते हैं, मीडिया सेल रिकॉर्ड करता है, जब भी मौका मिलता है हम लोग देख लेते हैं। मैं टेलीविजन डिबेट देखने तो नहीं बैठा हूँ ना यार। कितने लोग में है दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस अंदाज से आप लोगों ने जिस अंदाज से कहा जा रहा है, बहुत ये साफ है, सारा देश समझ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं रही और आए दिन रेप पर रेप हुए चले जा रहे हैं, बच्चियां बर्बाद हुई जा रही हैं और सवाल का जवाब नहीं दे पा रही, तो पीएफआई के कंधे पे बंदूक रख के पूरी अपोजिशन को फायर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी 125 करोड़ रुपए आज तक साबित नहीं हुआ दिल्ली दंगों को लेके। एक झूठ बोलना फासिज्म की सबसे बड़ी दलील है कि वो आंखों में आंखें डाल के ये 100 करोड़ नहीं आया है और साबित नहीं कर पाते। ये 100 करोड़ नहीं आया है। हमारा कैडर 50 रुपए के लिए तरसता है काम करने को, और आप 50 करोड़ और 100 करोड़ ले आते हैं। सुधांशु जी कह रहे हैं कि मॉरिशस के रूट से आ गया। चलिए, मॉरिशस में नहीं पता चलता, खाड़ी के रूट तो ये जो मीडिया सेल आप कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग करता है, क्या जवाब है? उसकी सैलरी कहां से जाती है? आज हमें डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है, आज एसडीपीआई को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आज सारा देश देख रहा है कि कैसे खुली जबान से और खुले बंदों झूठ बोला जाता है अपने जुर्म और अपने कसूर को छुपाने के लिए। ये साफ जाहिर है। रहमानी साहब, अभी आप कह रहे थे 50 रुपए नहीं है आपके पास। ये जो मीडिया सेल वाले आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी सैलरी कहां से जाती है? और मैं वाजे कर दूं, अभी इससे पहले सवाल नहीं जा रहा इनके कान में, इनके ऑडियो चेक कीजिए, इनको कान में जा रहा है। पीएफआई कहीं बैन नहीं है, न केरल में बैन है, वो तो बता रहे हैं कहीं बैन नहीं है, लेकिन बता रहा है कि आपको ऑडियो जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी बनी है, गठबंधन बना के खड़ी हुई है, तो आप एसडीपीआई को बदनाम करना चाहते हैं। आप एसडीपीआई से ये सारे तमाशे सिर्फ इसलिए हैं कि आप ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत कोई अपोजिशन की आवाज इस फंस गए। तो एक सवाल सुनने को तैयार नहीं है। तस्लीम अहमद रहमानी, एसडीपीआई, ध्यान से सुनिए जो पूछ रही हूँ। अभी आप कह रहे थे 50 रुपए का रोना है, तो ये जो मीडिया सेल आपका है जो कह रहा है कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, उनकी सैलरी कहां से जाती है? आपके मीडिया सेल की कहां से सैलरी जाती है अगर 50 रुपए भी नहीं है आपके पास? तो ये बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कोई। अंजना जी जरा सा चेक करा दीजिए, सवाल आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही। भी हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम। अब ठीक हुई कि नहीं हुई रहमानी साहब? जी ये तो चुटकुला ही हो गया सर, सब सुन रहे हैं। जब मैं सवाल काम का पूछती हूँ तो आपको ऑडियो ही नहीं जाता है। नहीं, मुझे वाकई बहुत आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज। अभी आप रो रहे थे 50 रुपए नहीं है सर, 50 रुपए को भी आप लोग रोते हैं, तो ये मीडिया सेल की सैलरी कहाँ से जाती है? 50 रुपए को भी रोते हैं, तो मीडिया सेल की सैलरी कहाँ से जाती है सर? कितने लोग हैं मीडिया सेल? हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि बिना पैसे के सारे शोज रिकॉर्ड करते हैं या खास तौर पे हल्ला बोल? कैडर एसडीपीआई के पास है, मुल्क में चंदी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें सबसे ज्यादा पायस, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड कैडर एसडीपीआई के पास है, जो पैसों की परवाह किए बगैर काम करता है। उनके घर का खर्च कैसे चलता है? सोशल चेंज के लिए काम करता है। उनके घर का खर्च कहाँ से चलता है? वो चलाते हैं ना, अपने काम भी करते हैं। कौन नहीं करते? क्या कम्युनिस्टों के पास कैडर नहीं है? क्या आरएसएस के पास कैडर नहीं है? जैसे 2-3 ही ऑर्गेनाइजेशन मुल्क में है। क्या भीम आर्मी जैसे आरएसएस वालों का घर चलता है वैसे ही चलता है। आरएसएस वालों का क्या वो खो खेल के चलता है? शाम को जो हाफ पैंट पहन के जो खेलते हैं वैसे चलता है, वैसे ही चलता है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की बात आज की है, 125 करोड़ रुपए की बात पहले की है। झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? करता हूँ, सुधांशु जी जवाब दीजिए। से भी सरकार पूरी तरह से गिर जाती है तो आपके लिए रामबाण है। पीएफआई, पूरा थ्रेड बताएं। इंटरनेशनल फंडिंग,
इंटरनेशनल साजिश। इंटरनेशनल किसी को योगी सरकार में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है सारी दुनिया को मिलके के योगी सरकार को गिराए। वो सरकार अपने वजूद से, अपने कर्मों से खुद गिर रही है और उसके लिए लर्जा छाया हुआ है योगी सरकार के अंदर कि कब अवाम उस सरकार को गिरा देंगे। रेप पे रेप हुए जा रहे हैं, शर्म नहीं आती। एक आदमी गेरवे कपड़े पहन के कत्ल करता है, लूटता है, बकारों को जलाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाता है। और जब उसकी क्रिमिनल ब्रिगेड पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम गेरुआ से होती है और जवाब देना मुश्किल हो जाता है के ऊपर प्रॉब्लम गेरुआ से है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। रामबाण है, पीएफआई, इंटरनेशनल साजिश, इंटरनेशनल फंडिंग। अंजना जी, आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे विपक्ष के जितने मित्र हैं वो हिट विकेट होने के लिए क्यों आए। देखिए, वक्तव्य की शुरुआत की रहमानी ने, क्या बोला रहमानी जी ने कि 50 रुपए के लिए हमारा कैडर तरसता है और वक्तव्य के सेकंड हाफ तक आते आते क्या बोल गए, अरे उसके पास तो अपना इतना खर्चा है कि अपने आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके सब चलता है। और लास्ट में आते आते दिल की आरजू दबों पे ऐसी आई कि गिरवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। उफ, ये दिल में जो दर्द का रिश्ता है वो चारों में बड़े समान रूप से दिखता है। जो हमारे चारों मित्र बैठे हुए हैं और आप देखिए एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए कैसे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सच बात है रहमानी साहब, आपके वर्कर को 50 रुपया नहीं मिलता क्योंकि आने वाला पैसा पेशेवर बवालियों के पास जाता है, आपके कैडर के लिए नहीं आता। उसको तो कहा बेटा तू फंडक चंद गिरदारी, न लुटिया न थारी, चलता रहे। और आप देखिए अभी अखिलेश जी, विजय जी के लिए कह रहे थे खाम में आरएसएस वाले। भाई मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी क्या है आज? न नेता प्रतिपक्ष, न अध्यक्ष, न यूपी के प्रभारी। और अध्यक्ष थे और खुद ही कह दिया मैं अध्यक्ष में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मगर आ गए खाम का। अरे भाई ये खाम का है, नहीं तो क्या है भाई? डेमोक्रेसी का मगर हर चीज देने के लिए सबसे आगे डेमोक्रेसी का गला घोट देंगे क्या सुधांशु जी? क्या डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है? डेमोक्रेसी में जनता को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। संघ के आप बेटियों को रात में जला देंगे, आप बेटियों को रात में पेट्रोल डाल के जला देंगे और जनता आपके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। कहां की बात और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जांच के दौरान ये पूछ रहे हैं कि अभी बताया कि अरे पैसा आया है सीए के प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई के अकाउंटों से कहीं 30 लाख निकला, कहीं 40 लाख कैश निकला, 24-48 आपने 100 करोड़ का दिल्ली के रंगों में 100 करोड़ का इल्जाम आप लगाया था। क्या थ्रेड है आपके पास? आज तक आप कोई बता पाए? आप नाकाम हो गए। अंजना जी आप सीबीआई को यूज करते, खाली पहले सीबीआई रहमानी साहब रुकिए, बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए, सब साइड से जुड़े। रहमानी साहब बहुत देर तक तकरीर कर ली है। अरे भाई चीफ मिनिस्टर बहुत देर तकरीर कर ली है आप, बीच में नहीं आवाज नहीं। वो जैसे सवाल पूछा जाता तो आपको टेक्निकल पिच आ जाती है और उसके बाद बोलने के लिए आपकी आवाज धार चलती है, सारा टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है क्योंकि समस्या टेक्निकल नहीं है, मॉरल है, लीगल है। क्राइम के थ्रू आप सरकार बचा के रखना चाहते हैं। मैं बोलूं अखिलेश जी? हाँ अखिलेश जी। अंजना जी, अभी सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी क्या, देखिए सार्वजनिक जीवन में एक पद होता है जैसे प्रधानमंत्री का पद और एक कद होता है। पद कोई भी पा सकता है लेकिन कद वाला हमेशा बड़ा होता है। मोदी जी भले प्रधानमंत्री हो लेकिन राहुल गांधी के पास देश का कद है, विश्वसनीयता है, उसमें आस्था है लोगों की। वो इस देश, प्लीज रुक जाइए, वो तो मोदी जी हैं, वो मोदी जी हैं। आप मोदी जी हैं। कोई भाषण से शुरू कर लीजिए, मैं मोदी जी के हर भाषण पे आपके उस ठगी को प्रूफ करने को तैयार बैठा हूँ। सुनिए, कोई भाषण को शुरू कर दीजिएगा मोदी जी के चैनल में। अखिलेश जी, देश की जनता तय करती है। विश्वसनीयता सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है। और जो लोगों के दिल की बात करे वही नेता होता है। अपने मन की जो सिर्फ बात करे वो मन की बात सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, अपने मन की। लेकिन देश की जनता की मन की बात कैसे नापी आपने? वही मैं कह रहा हूँ, कद राहुल गांधी का है। लोकतंत्र में तो जनता ही तय करती है ना सर, अभी तक तो जनता ही तय करती है। वो पद आप पा गए। चुनाव कई तरीके से, विश्वसनीयता, चुनाव आप बहुत लोग जीत सकते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन क्या उनकी विश्वसनीयता है? क्या उनकी इमेज है? मतलब आप कह रहे हैं कि अब भारत की जनता विश्वास करती है, वोट किसी और को देती है। मोदी जी जनता की बात करते हैं कि अपने मन की बात करते हैं? अच्छा ये बताइए ना कि जनता की बात सुनते हैं विश्वास राहुल गांधी पर करती है, वोट मोदी जी को दे देती है? मैंने कहा चुनाव के बहुत कारण होते हैं जीतने के, बहुत से लोग चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इंसान सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है
वो है अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, वो राहुल गांधी के पास है। अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी वो देश के नेता हैं कि जो आम लोगों की आवाज है। राहुल गांधी, देखिए मोदी जी सिर्फ अपनी आवाज अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात नहीं, रुकिए बात होने दीजिए, बहुत आप बोल लीजिए। मोदी जी सिर्फ अपनी आवाज है, राहुल गांधी देश की आवाज है। मोदी जी सिर्फ अपनी बात करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं। जो देश सुनना जानना, यहीं पे आज योगी जी का भाषण सुना रही है। एक मिनट रुकिए, यहीं पे आज योगी जी का भाषण आपने सुनाया, लेकिन जब आप लोग सारा देश हाथरस में जूझ रहा था तो पीएम और मोदी जी नहीं आवाज दिख रही थी किसी की। और हर बात पे, चाहे पहले इसी सब मुद्दों पे कितना मुखर होते थे योगी जी और मोदी जी, लेकिन आवाज नहीं सुनाई दी। जब देश की जनता इंतजार करती रही कि आवाज दो, जब चीन के बॉर्डर पे हमारे सैनिक दो हाथ कर रहे हैं, मोदी जी खामोश हैं और झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब भाषण हो गया, वो समय मोदी जी खामोश क्यों रहते हैं? आप मेरा था 1 मिनट ठीक है, अब हो गया आपका, अब जवाब भी सुनिए। हो गया, जवाब भी अब जवाब सुन लीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी की कद और क्रेडिबिलिटी। राहुल गांधी जी कांग्रेस के 136 साल के इतिहास में, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 से लेके 2020 सोनिया गांधी जी तक पहले एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके दौरे हुकूमत में कांग्रेस 2 बार सदन में नेता प्रतिपक्ष पाने लायक बहुमत नहीं जुटा पाई, दहाई अंक में रही, सबसे ज्यादा संख्या में राज्य हारे। यह उनके कद और क्रेडिबिलिटी का इतना जबरदस्त परिचायक है कि 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गांधी परिवार का व्यक्ति अमेठी रायबरेली हारा हो, और अपनी बपौती जो है अमेठी रायबरेली, वहां से पराजित होकर वायनाड जाना पड़ा। तो यह साफ दिखाई पड़ता है कि उनका कद और आखिर में पद भी छोड़ना पड़ा, कुल मिलाकर अपनी भल पिटानी पड़ी। इसलिए राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो संसद के पटल पर कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई, शाम तक उसका खंडन आ जाता है। वो संसद भवन के अंदर, हाउस के अंदर मोदी जी के गले लगते हैं और कुर्सी पे जाकर आंख मारने लगते हैं। राफेल के ऊपर कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने चौकीदार चोर है कह दिया, फिर माफी मांगनी पड़ती है। तो आपकी कद और क्रेडिबिलिटी की गवाह पूरी दुनिया है, पूरा देश है, हमें कोई समस्या नहीं है। इसीलिए देखिए आप, अब मैंने आपकी बात शांति सुनी, फिर भी आप भड़बड़ाए चले जा रहे हैं। उनकी कद और क्रेडिबिलिटी का जवाब है 2044 सीट, नहीं लगातार मत बोलिए। कांग्रेस 52 सीट, क्रेडिबिलिटी का जवाब है फ्रांस की सरकार का खंडन। ठीक है राजीव राय जी, जल्दी से कमेंट सर, ब्रेक का टाइम, माफीनामा जल्दी से राजीव राय जी। सुधांशु जी, राजीव राय जी, अंजना जी, देखिए कितना भी गंभीर मुद्दा लेकर आप देश के सामने आएंगे, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां का मेन मकसद होगा कि उस मुद्दे पर बहस हटा के पद से लेकर, कद से लेकर, शाहीन बाग से लेकर गंगोत्री तक हो जाए। हाँ। मैं सुधांशु जी सरकार में बैठे हैं, एक जिम्मेदार आम आदमी के नाते, आम मतदाता के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जितने भी हादसे हुए, जितने भी दंगे हुए, जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, और जिसमें आपने विदेशी फंडिंग की बात करी है, उस पर आप श्वेत पत्र कब लाएंगे, कब देश को आज तक के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से या सार्वजनिक मंचों के माध्यम से बताएंगे कि इन घटनाओं में इतने इतने पैसे आए कि हर बार आप गुफा छोड़कर चले जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप क्या योगी 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 कर रहे हैं? योगी को मैं भी मानता हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी धार्मिक हूं। जो व्यक्ति एक बलात्कार और निर्मम हत्या के बाद एक बेटी को 3 बजे रात को पेट्रोल से जलवा दे, मुझे उसको योगी कहने में झिझक है। मैं आपको मान रहा हूं, माफी मांगिए पहले आप योगी की मामा मंडन से। देश की कद और पद की लड़ाई नहीं हो रही है, देश की और प्रदेश की जनता जो पिस रही है, देश और प्रदेश की जनता जो सिसक रही है, उसकी लड़ाई हो रही है। आप किसी बात का जवाब दिए? क्या आधी रात जो चिता जलाई गई थी उसे ही दबाने के लिए अब ये दंगे की पूरी बात बोली जा रही है, यही विपक्ष का आरोप है। सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब, ब्रेक का टाइम हो गया। अरे वो वेबसाइट और उसके वो सारे के सारे सामने अवेलेबल है, वेबसाइट के शॉट। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि अपराध पर श्वेत पत्र कब जारी होता राजीव राय जी? काले कारनामों पे कार्रवाई होती है, या आपकी सरकार में होता काले को श्वेत पत्र कर दे, उलन देवी के केस विड्रॉ कर ले, बड़े बड़े अपराधियों के केस विड्रॉ कर ले, आतंकवादियों के केस विड्रॉ करके उनको लाकर राजीव कर ले। हमारे यहाँ काले कारनामों पर कार्रवाई होती है, काले को श्वेत नहीं किया जाता है। ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हल्ला बोल जारी है, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।